हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सभी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में फर्स्ट हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन इस टॉपिक से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीट लेक्चर देखिए, आपको पूरा टॉपिक इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मोस्ट और फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं चार्ज। इसको हम Q से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट वो होता है कूलम। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इसको हम इस तरीके से Q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आप ये डायग्राम देखिए, ये एक कोई बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं A टू B। सही है, अब ये किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहे हैं या कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सही है, इसका सिंबल होता है I और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो करंट को, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। T क्या है यहाँ पे? टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट फ्लो का सिंपल सा मीनिंग है कि कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आप इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो सिंपली हमने जो ऊपर फॉर्मूला था I इक्वल टू Q अपॉन T, तो हमने उसमें जो Q की वैल्यू है वो भी रखी 1 कूलम और T की वैल्यू भी 1 सेकंड, तो क्या हो गया? वो 1 एम्पियर करंट हो गया। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर क्या होता है। जब 1 कूलम चार्ज को हम 1 सेकंड में वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे चार्ज दिया है 12 कूलम और टाइम दिया है 5 सेकंड। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो आपने Q की वैल्यू 12 पुट की, T की वैल्यू 5 पुट की, तो ये डिवाइड होकर 2.4 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये एक क्लोज लूप होता है और इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो आप ये सिंपल डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक क्लोज लूप है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे हैं ये। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सोर्स ऑफ करंट होता है वो होता है बैटरी। ठीक है, ये आप दोनों डायग्राम देखिए, मेन चीज़ ये है कि ये क्या होगा? एक क्लोज लूप होगा। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, एक क्लोज लूप होगा जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे होंगे और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, और पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, और इसमें सोर्स ऑफ करंट का क्या होगा? बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबल। ये आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से ये। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एमीटर का पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, डायोड का पता होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, और एक ग्राउंडिंग है, अर्थिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली वर्क डन होता है जब हम एक चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क लगता है हमें, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये किसके अगेंस्ट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। आप इसको ये डायग्राम के थ्रू समझिए, ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है। सही है, ये B है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी मतलब हमें उसकी लोकेशन पता नहीं है, तो वहाँ से मैं ये चार्ज को उठा के यहाँ A पॉइंट तक ला रहा हूँ।
तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, उसी को मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, सिंपल है, जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट तक लाते हैं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हम एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क है, सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को ला रहे हो और वहाँ पे जो वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेन, वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जा रहे हो, वहाँ पे जो वर्क करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क जो हमें करना पड़ रहा है, क्यू क्या है, चार्ज, सही है। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि हम ये क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे वोल्ट या 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, जब हम 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं, सही है, तो इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 वोल्ट क्या हुआ, जब हम 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं, तो इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए इसको। ये कोई वायर है, इसके इन दो पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, इन दो पॉइंटों के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, सही है। तो V प्रोपोर्शनल टू I। एक बार और समझिए, ये 2 पॉइंट हैं, सही है, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, सही है, ये है A, ये है B। तो ओम्स ने क्या बोला कि जो इन दो पॉइंटों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है, सही है, वो प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में करंट फ्लो के, सही है। और ये कब, जब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सही है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पर से ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो R इंटू आई। तो ये R क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया, R। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, जो वोल्टेज होता है किसी दो पॉइंटों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसमें फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है, और आपको अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करता है। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये रेशियो होता है किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ठीक है, और इसको हम R से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है ओम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये हर मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको क्लियर होगा कि क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है करंट को फ्लो होने का अपोज करने की। ठीक है, और ये किस किस का रेशियो होता है, वोल्टेज और करंट का। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 1 ओम। तो 1 ओम क्या होगा, तो 1 ओम क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है और उसके जो दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ये कोई वायर है, इसमें दो पॉइंट हैं A और B, और A और B के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, और इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो आप क्या बोलोगे, ये कितना ओम होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, तो सिंपली जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, 1 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो इसको हम कहेंगे 1 ओम। ठीक है, यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल देखिए, एक रेजिस्टेंस है जिसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि R इक्वल टू वी अपॉन आई। आपने V की वैल्यू रखी, I की वैल्यू रखी, ये डिवाइड किया तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रजिस्टिविटी होती है। कब, जब उसकी लेंथ होगी 1 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना लेंथ होगा मतलब मटेरियल का, उतना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर 1 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर 2 मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो आपको इन दो फॉर्मूलों से एक फॉर्मूला बनेगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, यहाँ से ये प्रोपोर्शनल हटता है और एक कांस्टेंट आता है, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, तो ये पूरा जो बनता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पर से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक रो आता है, ये रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर से हम रजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, तो रो इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, अब हम यहाँ पे L की वैल्यू भी 1 रखते हैं, A की वैल्यू भी 1 रखते हैं, तो R इक्वल टू रो हो जाता है। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होता है वही रेजिस्टेंस होता है, कब, जब लेंथ भी यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टिविटी क्या होता है किसी भी मटेरियल का, और आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ओम मीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपको एक नेक्स्ट पॉइंट ये याद होना चाहिए कि जो नाइक्रोम होता है उसकी रजिस्टिविटी सबसे हाई होती है, इसीलिए जो आपके घरों में जो हीटर होता है उसमें जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का क्यों बना होता है, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या था, जो जो करंट को अपोज करता है फ्लो होने से, और कंडक्टेंस क्या होगा, जो इजिली फ्लो कराएगा करंट को। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, और एक इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स या MO, MHO, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, ये भी रेसिप्रोकल होता है किसका, रजिस्टिविटी का। ठीक है, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर, तो इसके क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा चार्ज। तो चार्ज क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं चार्ज। फिर उसके बाद था करंट, करंट क्या था, रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट फ्लो का मीनिंग क्या था कि किस स्पीड से चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था, एक क्लोज लूप था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे होते हैं। बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या था, वोल्ट। नेक्स्ट हमने देखा वोल्ट। वोल्ट क्या था, जब हम एक कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं, तो वो होता है 1 वोल्ट। नेक्स्ट हमने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, किसी भी
कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो उसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, या आप सिंपली बोलोगे जो वोल्टेज होता है प्रोपोर्शनल करंट के। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद हमने देखा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो का अपोज करता है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। नेक्स्ट हमने देखा 1 ओम। 1 ओम क्या होगा? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी जब उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट हो। नेक्स्ट हमने देखा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या था? जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का वही रेजिस्टिविटी होती है। कब? जब उसकी लेंथ भी 1 हो मटेरियल की और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट हमने देखा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या थी? ये होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखिए, कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और रेजिस्टेंस है 2 ओम और एरिया दिया है 2 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है और कंडक्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी हो गया आपका रो इक्वल टू RAL। तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी है और लेंथ की वैल्यू भी है, तो आपकी रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हुआ? जो रेजिस्टेंस है उसी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस 2 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 0.1 मोह। नेक्स्ट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो गया? ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.25 × 10⁻6 मोह मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करते हैं उसके दो मेथड है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देखिए सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। सही है, तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। तो सीरीज में क्या होता है? जो एक रेजिस्टेंस होता है इसका एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से कनेक्ट होता है। सही है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये कोई रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाला, इसका जो एंड है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग में एंड होगा। जो ये सेकंड रेजिस्टेंस का जो एंड होगा वो नेक्स्ट थर्ड वाले के स्टार्टिंग में कनेक्ट होगा। सही है, तो इनका क्या होता है कि जो फर्स्ट का एंड होगा वो नेक्स्ट का स्टार्टिंग होगा, जो नेक्स्ट का एंड होगा वो उसके नेक्स्ट का स्टार्टिंग होगा। सही है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? जो सीरीज होता है उसमें करंट होता है सब रेजिस्टेंस में सेम और वोल्टेज होता है सब में डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है? सभी रेजिस्टेंसों का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे और एंड पॉइंट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। सही है, आप ये देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, सबका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है। सही है, नेक्स्ट आपको पैरेलल में एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें करंट होता है डिफरेंट डिफरेंट और वोल्टेज होता है सेम। ठीक है, बस आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए। तो आप ये डायग्राम से देख रहे होंगे जो ये सर्किट है, एक है सीरीज का एक है पैरेलल का। ठीक है, तो इनका हम अभी डेरिवेशन करते हैं कैसे कैसे ये ड्राइव होता है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस क्या होगा, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होता है? करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये मेन पॉइंट है, इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो इनमें वोल्टेज डिफरेंट है और करंट सेम है I। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ यूज करूंगा तो V = IR। तो ये बना मेरा फर्स्ट इक्वेशन। मैं अभी ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है, सेकंड में क्या बनेगा? V2 = IR2 और थर्ड में V3 = IR3। तो ये मेरे 3 इक्वेशन बन गए। ठीक है, इनको मैंने नोट कर लिया। फिर इसके बाद मुझे पता है कि इनमें वोल्टेज है डिफरेंट डिफरेंट, तो जो फाइनल वोल्टेज होगा तो वो इन तीनों का सम होगा, V1 + V2 + V3। तो मैंने यहाँ से इनसे वैल्यू पुट कर दी, V1 V2 और V3 की। सही है, तो मेरा इस तरीके की इसकी इक्वेशन बन गई, V = IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? ये V की वैल्यू क्या होगी? IR, क्योंकि V = IR ओम्स लॉ से, तो मैं ये यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या बना? IR = IR1 + IR2 + IR3। क्योंकि I सब में सेम है तो I से I कट गया, यहाँ से मैं I कॉमन लूँगा और इस I से ये I कट गया। सही है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 + R2 + R3। तो आपको दिख रहा होगा कि जब रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 + R2 + R3 + Rn। जितने भी
रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे उन सब का सम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक बार डेरिवेशन फिर से देखिए, यहाँ पे आपने फर्स्ट रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाया तो V1 इक्वल टू IR1, सेकेंड रेजिस्टेंस में आपने ओम्स लॉ लगाया तो V2 इक्वल टू IR2, थर्ड में लगाया तो V3 इक्वल टू IR3। तो आपने सब वोल्टेज का सम कितना होगा, ये इक्वलेंट टू वोल्टेज के इक्वल, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V की वैल्यू होगी। तो आपने इन सब में वैल्यू पुट की और यहाँ पर से I कॉमन ले लिया, तो I से I कट गया तो R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको इससे क्या मिला, जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सभी रेजिस्टेंसों का सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखिए आप, इसमें क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ये सब किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। और यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो आपको यहाँ से करंट कैलकुलेट करनी है। तो आप करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है एक इस तरीके से 5, फिर 3, फिर 2, ठीक है। और इस तरीके से कोई बैटरी है जो 10 वोल्ट की है, तो ये है 10, ये है 5, ये है 3, ये है 2। तो हमने क्या बोला, आर इक्विवेलेंट आप फाइंड करोगे क्या होता है, इन तीनों का सम 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ गया 10। और आपका वोल्टेज कितना है, ये भी है 10। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, आपका करंट कितना आ गया, 1। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपने आर इक्विवेलेंट निकाला, क्योंकि ये किस में है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सब रेजिस्टेंसों का सम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस इन कनेक्टिंग पैरेलल। तो आप ये डायग्राम में देखिए, जब मैंने बोला जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका जो फर्स्ट एंड है, ठीक है, वो एक जगह में है और जो एंड है वो दूसरी जगह में कनेक्ट होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इसमें वोल्टेज सबका सेम होता है और करंट सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसमें ओम्स लॉ यूज किया, तो I इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इक्वल टू वी अपॉन R2 और I3 इक्वल टू वी अपॉन R3। सही है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो करंट है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो फाइनल करंट बनेगा वो इन तीनों का सम बनेगा। तो हमने ये इक्वेशन 1, 2 और 3 से इसमें वैल्यू पुट की। सही है, तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनी ये। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आपने यहाँ से वी की वैल्यू इसमें पुट की तो आपका इस तरीके का फॉर्म बना। अब यहाँ से एल एच एस मतलब आर एच एस से वी को बनाया, इस वी से ये वी कट गया तो आपका आर इक्विवेलेंट हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जब भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा और करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। सही है, तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, जो भी हमारे घरों में जो भी ये इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट होते हैं ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। सही है, और जो घरों में दिवाली में जो झालर यूज होती हैं, तो जो झालर में जो वो क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, वो किस में कनेक्ट होते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सही है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में हीट फ्लो होती है तो वो क्या हो जाता है, हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ उसका पार्ट हीट में चेंज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। सही है, तो आपने देखा होगा जब भी बल्ब जलता है तो कुछ टाइम बाद बल्ब हीट हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, तो इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। सही है, आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई कंडक्टर है ए टू वी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसके कारण कुछ इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। सही है, तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। सही है, ये लॉस ऑफ हीट भी होता है। जैसे आपने घरों में देखा है, जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देता है और हीट भी। सही है, हीटअप हो जाता ना। या आपने फ्रीज देखा होगा, तो फ्रीज का जो मोटर होता है वो कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हीट का H इक्वल टू वी आई टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें डायरेक्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, H इक्वल टू आई का स्क्वायर आर टी।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये बहुत सारे डिवाइस हैं, जिसमें टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, और हमारी आयरन हो गया जिससे हम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, हीट एनर्जी में। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा और रेजिस्टिविटी हाई होगी, और ये इजीली ऑक्साइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है, ये हमारे घरों में कनेक्ट होता है। सही है, कहाँ पे कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के मेन इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें क्या होता है, अगर एक अमाउंट से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये मेल्ट हो जाता है। सही है, और जिससे हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो हमारे घरों में नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूज वायर आपने देखा होगा, जो एमसीबी होता है वहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा होता है। फ्यूज वायर का काम क्या होता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये मेल्ट हो जाता है। तो ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये फ्यूज वायर हमारे किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। दूसरा, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब भी एक लिमिट से ज़्यादा करंट आती है या कम करंट आती है तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं हो पाती। ठीक है, ये किस किस का मिल के बना होता है, ये लेड और टीन का मिल के बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर एक सिंपली एक एलॉय मटेरियल होता है, जिसका काम क्या होता है, जब एक लिमिट से ज़्यादा करंट हमारे घरों में आती है तो ये मेल्ट हो जाता है, जिससे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, एक मटेरियल होता है। सही है, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सही है, तो जनरली ये टंगस्टन होता है। अब तो ज़्यादातर एलईडी बल्ब आ रहे हैं। पहले जो आपने ये वाइट वाले बल्ब देखे होंगे, उनमें जो फिलामेंट यूज होता था वो टंगस्टन यूज होता था। सही है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सही है, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सही है, या तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी अदर वर्क में जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या हो गया, पावर। सही है, सिंपली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस स्पीड से या किस रेट से किसी अनदर एनर्जी में चेंज हो रहा है, उस रेट को हम कहते हैं पावर। ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। सही है, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा VIT अपॉन टी, तो आपका पावर क्या बना, V इंटू आई। सही है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, आपको यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद होने चाहिए। एक तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर हो गया वॉट, और लार्ज यूनिट होगी किलो वॉट। सही है, किलो वॉट को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। सही है, जो हम बोलते हैं कि हमारे घरों में कितनी यूनिट लाइट आई तो वो किलो वॉट होती है। सही है, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, इसको हम अगर जूल में कैलकुलेट करें तो ये आप इस तरीके से जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलाम। तो कूलाम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताना है जो किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो वो क्या होता है, वो होता है सेल या बैटरी। नेक्स्ट, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बतानी है। तो जब 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, अमीटर। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो होता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है डिफाइंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रजिस्टिविटी होती है जब उसका लेंथ और एरिया यूनिट हो। आप इसको फॉर्मूले से समझिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो अगर आपका लेंथ और एरिया यूनिट होता है, यूनिट से मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रजिस्टिविटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.1 वोल्ट। तो हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बतानी है। तो जब हम किसी 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1 वोल्ट। ये आप फॉर्मूले से समझिए, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो अगर आप 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस इफ डायमीटर ऑफ वायर बिकम हाफ। अगर आप किसी भी वायर का जो डायमीटर को हाफ करते हो तो आपका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम होगा। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से सेम फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो ए जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो R को आप D के टर्म में रखोगे तो क्या हो जाएगा, D अपॉन 4 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो हाफ करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है 2 पॉइंटों के बीच वो प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई कंडक्टर है तो इन 2 पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो होता है R। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी इफ द थिकनेस ऑफ वायर इज डिक्रीज। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का थिकनेस को कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होती है तो उसका कुछ पोर्शन हीट में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरी इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। ये कैसे, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसका मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आएगा और मिनिमम कब आएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। मिनिमम कब आएगा, जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सीरीज होता है उसमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को ऐड करते हो। ठीक है, इस तरीके से। और पैरेलल में क्या होता है, इन्वर्सली ऐड करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है Why are the coil of electric toaster and electric irons made of the alloy rather than pure metal? इसका रीज़न ये है कि जो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और जो प्योर मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। किसके कंपैरिजन में, एलॉय के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए होता है, इसलिए हम किसका बनाते हैं, एलॉय का बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज़ द टंगस्टन नॉट यूज एज फ्यूज वायर। तो टंगस्टन का यूज हम क्यों नहीं करते हैं फ्यूज वायर में, क्योंकि हमें फ्यूज वायर ऐसा चाहिए होता है जो इजीली मेल्ट हो जाए। अगर आपका नॉर्मल कंडीशन से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे टंगस्टन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन होम इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्ट। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक
डिवाइस होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं, वो होती है पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी जूल्स आर इन किलोवाट पर आवर, तो इसका आंसर है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द डिवाइस यूज फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो है फ्यूज वायर, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द मटेरियल यूज टू मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसका आंसर होगा टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन इजीली मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है नेम डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किस डिवाइस से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो है सेल। नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज कनेक्ट इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस, तो वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी गिव्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, वो बनती है इलेक्ट्रिक पावर, P इक्वल टू V इंटू आई। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है।